80 के दशक के उत्तरार्ध से सामाजिक जीवन के प्रारंभ से लेकर के अब तक शुरुआत के कालक्रम में जब मैं कार्यकर्ता के नाते ऐसे किसी आयोजन में सामान्य कार्यकर्ता के नाते व्यवस्थाओं के चलते हुए जब खड़े रहते थे पीछे, तो मुझे लगता था कि भोजन के उपरांत के कार्यक्रम में खड़े रहना बहुत चुनौती है। कुछ वरिष्ठता के नाते चलते कुछ पीछे बैठने का अवसर लगा, तो मुझे लगा कि बाद में जागते रहना चुनौती। थोड़ा और बाद में जब पहली दूसरी पंक्ति में पहुंचे तो मुझे लगा कि चुनौती और बढ़ी। और कालांतर में जब मंच पर पहुंचे, मंच पर बैठने लगे, तो मुझे लगा कि चुनौती अब और बढ़ गई। और जब मंच पर बैठ करके बाद में लोगों से बातचीत करने का ऐसा सौभाग्य मिलने लगा, मुझे लगता है कि चुनौती और भी बढ़ गई है। अब जागते भी रहना है और जगाए भी रखना है। लोकमंथन के इस अनूठे कार्यक्रम के अवसर पर जब हम औपचारिक रूप से समापन के लिए यहां उपस्थित आए, हम सब के बीच में मंच पर उपस्थित भगवान का वेश धारण करके इस समाज को सन्मार्ग पर रखने के लिए या सनातन की संस्कृति की ध्वजा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, हमेशा ऊपर उठाए रखने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले अयोध्या के पूज्य स्वामी मिथिलेश नंदन शरण जी, मंच पर उपस्थित परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, और ऐसे सुखद युति आज इस कार्यक्रम में है। भारत का इतिहास उठा करके देखें, हजारों वर्षों से भारत के बौद्धिक क्षमता, भारत के ऐश्वर्य, भारत की भारत की विकास, भारत के ज्ञान, भारत के विज्ञान, भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष, भारत की चिकित्सा पद्धतियों का उन्नयन, इन सब के चलते हुए भारत हजारों सालों से दुनिया के लिए कौतूहल और आकर्षण का केंद्र रहा। और इस कालक्रम में भारत को जानने के लिए, भारत को पहचानने के लिए, भारत के इस उत्कर्ष को देखने के लिए आने वाले लोगों के पदचिन्ह भारत के इतिहास की पुस्तकों में सर्वदूर हमें दिखाई देते हैं। लेकिन निश्चित रूप से इतिहास का अध्ययन करें, हमें बोध आता है कि इस उत्कर्ष की कीमत भी हमें चुकानी पड़ी। एक स्वाभाविक डाह के चलते हुए हमारे ज्ञान और विज्ञान को नष्ट कर अपनी मान्यताओं को थोपने के दृष्टिकोण से जिन लोगों ने भारत पर तलवारों की ताकत के आधार पर हमला किया, तब से लेकर के अब तक निरंतर जो भारत की संस्कृति पर आक्रमण हुए, हजारों साल के इस आक्रमण की यात्रा में दुनिया की ऐसी अनेक सभ्यताएं जो उन आक्रमणों के सामने धराशायी हो गई, काल कबलित हो गई, काल के थपेड़ों से कहीं समाहित हो गई, भारत की ये महान सनातन संस्कृति बची रही। केवल आजादी के पहले के कालखंड में निरंतर हुए उन हमलों के बावजूद भी वो सतत बनी रही। यदि उसका एकमात्र कारण यदि कोई था, तो भारत के लोकमानस को धर्म की ऋजु से बांध करके और निरंतर धर्म के साथ में जोड़े रख करके हमारी संस्कृति को सिंचित करने के लिए भगवान का वेश धारण करके जिन लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया, उनके प्रतिनिधि के रूप में आज स्वामी जी हम सब के बीच में। और आजादी के बाद से लेकर के जो कालखंड हम सब लोगों के लिए एक स्वर्णिम युग हो सकता था,
उस हजारों साल की गुलामी के बाद में और लगभग 100 साल के वैचारिक प्रदूषण को थोपने के सयाशय किए गए प्रयासों के बाद में जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उन परिस्थितियों के बदलाव का जब सौभाग्यपूर्ण अवसर हम सबके पास में था, लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेजियत की मानसिकता से भरे हुए नेतृत्व के कारण से जो पिछले 6-7 दशक की चुनौती थी, उस चुनौतीपूर्ण कालखंड में इस भारत की सनातन संस्कृति को बचाए रखने के लिए जिस संगठन ने पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ में भारत के इस संस्कृति को बचाए रखने का काम किया, उसके प्रतिनिधि के रूप में परम पूजनीय सरसंघ चालक जी हम सब के बीच में उपस्थित हैं। मैं ये मानता हूं कि लोक मंथन के इस कार्यक्रम के समापन के अवसर में ये जो युति है, ये युति अपने आप में ये समापन का नहीं, एक संकल्प के साथ में एक नए प्रयाण का संकेत है। मंच पर उपस्थित हम सब की अग्रज, हम सब की बड़ी बहन, भारत सरकार की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के खान और कोयला मंत्री और इस कार्यक्रम की आयोजन समिति के सम्माननीय अध्यक्ष श्री जी किशन रेड्डी जी, प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय श्री जे नंद कुमार जी, संस्कार भारती के माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय अभिजीत गोखले जी, सम्माननीय श्रीनिवास जी और इस सभागार में उपस्थित ऐसे सारे लोग जो इस लोक मंथन के इस 4 दिवस के कार्यक्रम को अपने अर्जित और अपने अनुभूत ज्ञान के माध्यम से जिन लोगों ने समृद्धि प्रदान की, मैं ऐसे सभी मंच पर बैठे और मंच के सामने बैठे हुए सभी महानुभावों का देवियों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, आप सबको अभिवादन करता हूं। तो जैसा मैंने कहा कि यह संकल्प के साथ में एक नई यात्रा के प्रयाण का शंखनाद है और साथ ही साथ में यह शंखनाद है सनातन मूल्य और भारत की इस महान संस्कृति की वैश्विक प्रशस्ति और स्वीकृति के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत कर। आइडिया ऑफ इंडिया को एक मौलिक संस्करण के रूप में, जिसकी ऊर्जा और प्रेरणा दोनों 100% भारतीय होने के साथ साथ में लोक कल्याण के भाव को लेकर के विश्व कल्याण तक के उस मार्ग को तय करने की दिशा में जाता है। आज ऐसे सौभाग्यपूर्ण अवसर पर मुझे आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर मिला है। मैं श्रद्धेय नंद कुमार जी को और इस अनूठे कार्यक्रम को आयोजित करने, जो सम्माननीय प्रधानमंत्री हमेशा जब कहा करते हैं कि कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो, उस चुनौती को यदि हराने का संकल्प समाज अपने कंधों पर ले, उसे पराजित करने का बीड़ा यदि समाज स्वयं उठा ले, तो वो चुनौती बहुत सहजता के साथ में पराजित की जा सकती है। उस चुनौती को आज जो हम सब के सामने है, इस लोक मंथन के कार्यक्रम के माध्यम से और 2 साल में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के बीच में लगातार निरंतर सक्रियता के साथ में जिस तरह से भारत की संस्कृति के विभिन्न मानबिंदुओं को विश्व के पटल पर एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब उसकी स्वीकार्यता सहज रूप में भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य के साथ में विश्व भर में प्रतिपादित हो रही है, इस अनूठे कार्यक्रम में, इस यज्ञ में, इस राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में मुझे भी आप सबके बीच में आने का अवसर मिला है। कार्यक्रम के आयोजन
और साथ ही साथ में मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय नंद कुमार जी, प्रज्ञा प्रभा और लोक मंथन के इस आयोजन से जुड़े हुए सभी लोगों का हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत सारा साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मित्रों, ये सहज संयोग नहीं, ये ईश्वर प्रदत्त शायद कोई ऐसी रचना है कि जब 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई और परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना के समय में यह कहा कि जातीयता, सांप्रदायिकता और बाहरी संस्कृति के सह आशय बनाए गए प्रभावों के चलते हुए भारत को सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को जिस तरह से तोड़ा गया है, क्षरित किया गया है, कमजोर किया गया है, इसका समाधान केवल संगठित और अनुशासित समाज की ताकत से ही किया जा सकता है। और आज जब एक ऐसे मुकाम पर आकर के भारत खड़ा हुआ है 100 साल की यात्रा के बाद में, कि सहज रूप से भारत के सामर्थ्य की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही, एक बार फिर भारत की इस सांस्कृतिक शक्ति का कल्चरल प्रोवेस के माध्यम से हम सामर्थ्य के साथ साथ में गुरुत्व को भी पूरे विश्व भर में स्थापित करें, भारत के इस दृष्टिकोण से जो प्रयाण है उसमें निश्चित रूप से लोकमंथन का ये कार्यक्रम और लोकमंथन की ये रचना, लोकमंथन की ये कल्पना, लोकमंथन की ये सक्रियता निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाली। 90 के दशक से लेकर अब तक प्रज्ञा प्रवाह ने जिस तरह से भारतीय चेतना को और भारतीय संस्कृति को समाज की जड़ों के साथ में जोड़ने का काम किया है, ये संकल्प को सिद्धि में बदलने की यात्रा के साथ साथ में भारत को उत्कर्ष के मार्ग पर ले जाने का एक समन्वित संकलित प्रयास के रूप में है। भारत का दर्शन, भारत का इतिहास, भारत की परंपराएं, उनका अध्ययन और प्रसार के साथ साथ में देश की गौरवशाली विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और पिछली एक पीढ़ी में जिस तरह का क्षरण, दो पीढ़ी में जिस तरह का क्षरण धर्म के रिजु के साथ के कमजोर होने के चलते हुए और हमारी पारिवारिक व्यवस्थाओं के कमजोर होने के चलते हुए जो क्षरण हुआ, उस क्षरण को वापस पुनर्भरण करने का दायित्व जो प्रज्ञा प्रवाह ने लिया है, वो निश्चित रूप से अभिनंदन के योग्य भी है और समसामयिक भी। तो हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने जो कुछ देता है उसको देवता के रूप में पूजने का विधान किया। माता पिता से लेकर के, पृथ्वी से लेकर के, जल के स्रोतों से लेकर के, वृक्षों से लेकर के, पहाड़ों से लेकर के, गौ माता तक, जहां भी हम कल्पना कर सकते वहां सब सर्वदूत जो कुछ भी देता था उसे देवता के रूप में पूजने का विधान किया। जो देता था उसके साथ की रक्षा के साथ में अपना या उसके साथ अपना सहज संबंध स्थापित करने के लिए गुरु थे, ज्ञान देने वाले गुरु से लेकर के वृक्ष, ऑक्सीजन देने वाले पीपल के वृक्ष तक को एक रक्षा सूत्र बांध करके उसके साथ में सहज संबंध स्थापित करना और उस संबंध को धर्म के रिजु से बांधने की कल्पना का विधान हमारे ऋषियों मनीषियों ने किया था। जहां उस तरह की सूत्र का बंधन नहीं किया जा सकता वहां परिक्रमाओं का विधान किया गया। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे जिस तरह से हमारी धार्मिक मान्यताओं से हम परे होते गए, उसके चलते हुए ये जो व्यवस्थाएं क्षीण हुई, हमारे पारिवारिक भाव के चलते हुए, पारिवारिक व्यवस्थाओं के चलते हुए जिस तरह से सांस्कृतिक मूल्यों का सहज रूप से हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता था, परिवारों के क्रम के टूटने के चलते हुए, और मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई जब आदरणीय नंद कुमार जी ने यह विषय रखा कि किस तरह से कुटुंब प्रबोधन के कार्यक्रम के अनुरूप जिस तरह से यहाँ ऐसे परिवार जो संयुक्त परिवार के रूप में एकाधिक परिवार साथ रह रहे हैं उनको यहाँ एक साथ लाया गया। निश्चित रूप से ये एक अद्भुत परिकल्पना है और इस समय में सबसे आवश्यक भी है। ऐसे समय में जब परिवार भाव क्षीण हुआ था, पारिवारिक व्यवस्थाएं क्षीण हुई थी, न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ हम गए और उसके चलते हुए पिछली एक या दो पीढ़ी में जिस तरह का क्षरण हुआ, उस क्षरण को वापस पुनर्भरण करने के लिए
आज इस तरह के सामूहिक यत्न और प्रयत्न नितांत रूप से आवश्यक भी है। और आप ऐसे मनीषियों की गरिमामय उपस्थिति, ऐसे विचार करने वाले गरिमामय लोगों की उपस्थिति मुझे इस बात पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है कि आने वाले समय में जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरह से भौतिक रूप से प्रगति कर रहा है, जिस तरह से आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है, और अभी हाल ही में मैं एक नोबेल लॉरेट का एक लेख पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि भारत विश्व के सम्मानित देश बनने की दिशा में, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में हम सब लोग विश्व गुरु कहते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जो क्वालिफाई करने के पैरामीटर्स हैं, जिनको क्वालिफाई कर रहा है, आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति कर रहा है, सामरिक दृष्टिकोण से सॉवरेनिटी और को प्राप्त करते हुए अपनी शक्ति को अर्जित कर रहा है, तकनीकी दृष्टि से प्रगति कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में भारत की जो सांस्कृतिक महत्ता और प्रभुता है, उस महत्ता और प्रभुता के आधार पर भारत न केवल सामर्थ्यशाली शक्तिमान देश बन सकता है, अपितु उसके साथ साथ में भारत अपनी सांस्कृतिक ताकत के आधार पर भारत एक बार विश्व का सबसे सम्मानित देश या विश्व गुरु का दर्जा ऐसा प्राप्त कर सकता है और उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में इस तरह के समन्वित प्रयास और इस तरह की सोच के साथ में, कल्पना के साथ में किया गया काम निश्चित रूप से अभिनंदन के योग्य है। और इस कार्यक्रम के लिए हम सब लोगों ने मिलकर के जो प्रयास किया है, आदरणीय जी किशन रेड्डी जी क्योंकि आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, मैं जे नंद कुमार जी और आदरणीय किशन रेड्डी जी को हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए, ये यात्रा यहाँ से समापन न हो, यहाँ से हम जितने लोग बैठे हैं, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का उद्बोधन एक पाथेय के रूप में हम लेकर के जाएं और आने वाले समय में अगला 2 साल बाद तक जब लोक मंथन हम आयोजित करें, तब तक हम कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़ करके, कुछ पायदान ऊपर चढ़कर पहुंचा करके, और निश्चित रूप से ये अनवरत चलने वाली साधना है। 5000 साल के इस क्षरण के बाद में जो आज हम जिस मुकाम पर आज आकर के पहुंचे हैं, एक पहाड़ पर से उतरना ढलान में बहुत सरल है, लेकिन वापस चढ़ना उतना ही कठिन है। उस कठिनाई, उस सारी चुनौतियों के सामने, जैसा स्वामी जी ने अभी कहा कि उस भेद के रूप में जो चुनौतियां हम सबके सामने आएंगी, उस भेद को मिटा करके हम अभेद की दिशा में आगे बढ़ें, ये संकल्प हम सबके मन में प्रतिस्थापित हो, हम एक से अनेक हों और आगे जाकर के हम इस संकल्पना को और अधिक गहराई के साथ में लोक के मानस पटल पर वापस अंकित करने में हम सब लोग सक्षम हों। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए सबका अभिनंदन करता हूं। भारत माता की